हेलो दोस्तों, मैं नीलेश यादव फिर से आपके एमएससीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम है ना, उसके लिए मैं फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूं, वैद्युत विभवांतर वाला। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं और रीजनिंग की क्लास तो हमारी चली गई है, हमारे अवधेश सर पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूं फिजिक्स के बारे में। चलिए दोस्तों, पहली इसमें हेडिंग है वैद्युत धारा। क्या? वैद्युत धारा इसकी पहली हेडिंग है। वैद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज वैद्युत धारा? वैद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है? तो वैद्युत धारा की डेफिनेशन है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसकी? आवेश प्रवाह देखिए दोस्तों, मैं हेडिंग है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है? तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। किससे? I से। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये I बराबर होता क्या है? और जो होता है ना, 1 एम्पियर के बराबर होता है। वैद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, Q बराबर IT। Q बराबर IT। इसी इक्वेशन से इसको निकालते हैं I को। जब I इधर आ जाएगा, I यहाँ पे आ गया, तो क्या बचेगा? Q अपॉन T होगा। तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? ये होता है I बराबर Q अपॉन T। क्या? I बराबर Q अपॉन T एम्पियर। ये धारा किसमें बहेगी? कूलम प्रति सेकंड में। किसमें? कूलम प्रति सेकंड में। Q का मात्रक होता है कूलम और T समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए ये कूलम प्रति सेकंड में बहेगी। I बराबर एम्पियर धारा है, तो एम्पियर बराबर हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड, क्योंकि I का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, I का मात्रक यहाँ पे एम्पियर लिख लिया, बराबर लगाया, कूलम का मात्रक कूलम है, Q का मात्रक यहाँ पे कूलम लिख लिया। ठीक है, अब बट्टे में समय दिया है, बट्टा लगा लिया, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया। क्या लिख दिया? सेकंड लिख दिया। तो इसका ये भी हो जाएगा कूलम एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड। वैसे I बराबर Q अपॉन T एम्पियर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं इतना समझ में आएगा। वैद्युत धारा व आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा, बहुत सिंपल इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, आप लोगों की सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको डेली बाय डेली प्रत्येक चैप्टर लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को, जो आवेश की प्रवाह दर होती है ना, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब जिस तार में वैद्युत धारा बह रही हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका मतलब इसका वैसे किससे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? I से प्रदर्शित करते हैं। और ये कह रहा है 1 एम्पियर के बराबर होती है वैद्युत धारा, 1 एम्पियर के बराबर होती है। चलिए दोस्तों, इसको फार्मूला है Q बराबर IT। Q बराबर IT, ये फार्मूला हो गया कूलम बराबर एम्पियर इनटू समय। ठीक है, ये कूलम का फार्मूला है, इसी से हम बनाते हैं I बराबर Q अपॉन T एम्पियर। I बराबर Q अपॉन T एम्पियर हो गया। उसके बाद में इसका मात्रक निकालते हैं। I का मात्रक एम्पियर होता है, Q का मात्रक कूलम होता है, बटे T का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका
जो विद्युत विद्युत धारा प्रवाह होती है ना, वो क्या होता है, चलिए दोस्तों, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किससे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक एजी होता है। और अर्धचालक, अर्धचालक होता है एंटीमनी और विस्मित। एंटीमनी और विस्मित होता है। क्या होता है? एंटीमनी और विस्मित। एंटीमनी और विस्मित होता है। एंटीमनी का एसडी से प्रदर्शित करते हैं, विस्मित को बीआई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एंटीमनी है और ये विस्मित है, ठीक। आपका क्वेश्चन है, आप इस विद्युत धारा प्रवाह होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। किससे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक एजी है और अर्धचालक एसबी और विस्मित है, यानी एंटीमनी और विस्मित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपकी हेडिंग है कौन थी वैद्युत धारा? क्या थी वैद्युत धारा? अब है वैद्युत विभव। हेडिंग है वैद्युत विभव। क्या कह रही है वैद्युत विभव? क्या कह रहा है? बिंदु ए पर, बिंदु ए पर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत विभव क्या है? बिंदु ए पर अनंत से आवेश ले जाने में किया गया कार्य। बिंदु ए है, इस पर अनंत से आवेश ले जाने पर किया गया कार्य। अनंत से बिंदु ए तक लाने में, आवेश लाने में जो कार्य किया गया है वो उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। किसे वैद्युत विभव कहते हैं? बिंदु अनंत से आवेश को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q। V बराबर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर Q समय वर्ग अपॉन Q कूलम। इसका मात्रक होता है, समय का मात्रक जूल होता है और कूलम तो कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है। इसे बराबर में वोल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वोल्ट। इन दोनों को मिलाकर जूल प्रति कूलम होता है, वो होता है वोल्ट, ठीक। इसे वोल्ट कहेंगे। क्या? वोल्ट। चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्वेश्चन में पूछ लेता है डिफरेंट बिटवीन वैद्युत विभव एंड वैद्युत विभवांतर। चलिए दोस्तों, वैद्युत विभवांतर, यह आपकी हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक
ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे हम डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे वैद्युत विभव को V से और वैद्युत विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसका वो होता है डेल्टा V बराबर W/Q वोल्ट में होता है, जो अभी बताया था वैद्युत विभव के बारे में, सेम उसी की तरह होता है। लेकिन उसमें डेफिनेशन क्या थी? बिंदु A से अनंत से बिंदु N तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है और वैद्युत विभवांतर बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q बराबर वोल्ट, क्योंकि काम का मात्रक होता है समय का जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे वोल्ट लिख दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। चलिए दोस्तों, प्रतिरोध की डेफिनेशन देखते हैं। किसी चालक में, मतलब कोई चालक है, उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुपाती होता है। मतलब किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी चालक में वैद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? किसी चालक में वैद्युत विभवांतर उत्पन्न, किसी चालक में उत्पन्न प्रेजेंट में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों, इसका होता है, अब करते हैं R बराबर, प्रतिरोध का मात्रक R होता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर, चलिए यहाँ पे R रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफाइन करके भी बता दूंगा आपको R आता कैसे। ये है वैद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब इसका मतलब डेफिनेशन कह रहा है, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर IR, प्रोपोर्शनल हटाया R, R यहाँ पर क्या है? नियतांक। क्या है यहाँ पे? R यहाँ पर एक नियतांक के रूप में, कांस्टेंट के रूप में आया है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर V प्रोपोर्शनल I R। चलिए दोस्तों, R को इधर ले आएंगे। R बराबर I V/I, R बराबर V/I आ गया। ये है प्रतिरोध बराबर वैद्युत विभवांतर बटे एम्पियर। क्या? इसका एक सिंबल भी बना देते हैं, ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ये V हो गया, ये R हो गया, ये I हो गया। ये बहने वाली धारा है, ये उत्पन्न विभवांतर है, ये
1 होगा, किसके? 1 प्रतिरोध के बराबर होगा। चलिए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हेडिंग है? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख देता हूं, किसी चालक तार के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल L। R प्रोपोर्शनल L समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है? उसी चालक में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, उसी चालक में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी चालक में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर उसमें उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? R प्रोपोर्शनल 1/A क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसका वैद्युत विभवांतर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल 1/A इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे इसे। ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। L यहाँ पे आ गया, R प्रोपोर्शनल L/A। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे, R बराबर L/A लैम्डा। R प्रोपोर्शनल हटाया, लैम्डा यहाँ पे क्या है? एक नियतांक के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? नियतांक के रूप में आया है। किसके रूप में? नियतांक के रूप में आया है। चलिए दोस्तों, लैम्डा की रो में आया रो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे मैं ऊपर में डाल देता हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कर देता हूं इक्वेशन। अब यहाँ पे रो इधर ले लेंगे, वो इधर आ गया। अब R बराबर R/L। ये विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। आगे R/L। इसे किसमें प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक होता है मीटर। किसमें? मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पहली इक्वेशन क्या है? किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है R प्रोपोर्शनल L। R प्रोपोर्शनल L। दूसरा कह रहा है उसमें वैद्युत विभवांतर में उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल 1/A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। R प्रोपोर्शनल L/A। R प्रोपोर्शनल L/A प्रोपोर्शनल हटाएंगे, R बराबर L/A रो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रो इधर आ गया, R/L मीटर में हो गया। ठीक है, चलिए ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है,
विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो म्यू बराबर 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध होता है म्यू और उसके व्युत्क्रम को 1/ρ। म्यू बराबर 1/ρ बराबर, अब यहाँ पे म्यू बराबर रो का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे रो RA/L था ना, यहाँ पे रो का, तो अब ऐसे करेंगे 1/ρ हटाएंगे, RA/L हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा? L ऊपर पहुंच जाएगी, तो म्यू बराबर L/RA, म्यू बराबर L/RA, यहाँ से ऊपर पहुंच गई, ठीक है। तो क्या हो गया? म्यू बराबर L/RA, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर 1/ρ, म्यू बराबर रो हटाएंगे तो 1/RA/L, L ऊपर पहुंच गया, RA नीचे रह गया, तो म्यू बराबर L/RA, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोध जो हमारे होते हैं किस क्रम में होते हैं? दो क्रम होते हैं ना, आपको मैं बता दूं दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर दें, क्योंकि जिससे हमारी आने वाली अगली क्लास की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रतिरोध का क्रम। प्रतिरोध के कितने क्रम होते हैं? दो क्रम होते हैं। कौन सा? पहला होता है श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम। दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम। कौन सा है? समांतर क्रम। दूसरा है समांतर क्रम, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। अब यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध है, इसमें धारा बह रही है R1 R2 R3, ये प्रतिरोध है। अब इसमें धारा बह रही है I यहाँ पे भी, I यहाँ पे भी, I यहाँ पे भी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, इसमें श्रेणी क्रम में सीधा है तो धारा समान बहेगी, कहीं पे कोई घटाव नहीं है ना, धारा समान बहेगी, क्योंकि यहाँ पे R है प्रतिरोध, यहाँ पे R1 R2 R3, लेकिन धारा सेम बहेगी, धारा सेम बहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है V बराबर IR होता है, क्या होता है? V बराबर IR, V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ पे ये इक्वेशन होती है। I यहाँ पे है IR बराबर I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I कट गई, R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्राप्त हो गया। ये क्या है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम समांतर क्रम में बात करेंगे। किसमें? समांतर क्रम में। किसमें करेंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम, चलिए दोस्तों, एक श्रेणी दी रहती है, यहाँ पे ये है, फिर ऐसे ऐसे, ये दे रखा है R1 R2 R3, ठीक, ये दे रखा है। धारा किसमें? I है, ये क्या कह रही है? I, सेम है I। यहाँ पे ये प्रतिरोध चेंज है, पहला प्रतिरोध R1 R2 R3 तीन दे रखे हैं। I बराबर I1 प्लस I2 I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बड़ा दे रखे हैं। अब यहाँ पे I बराबर होता है V अपॉन R। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे V अपॉन R बराबर V कॉमन लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये प्राप्त होगा। ये होता है समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम। एक और होता है दोस्तों, जो हमारे पंखे सीलिंग फैन लगे होते हैं ना, छत वाले पंखे, वो हमेशा श्रेणी क्रम में होते हैं। कौन से में होते हैं? श्रेणी क्रम में। चलिए दोस्तों, ये फॉर्मूला था श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 R प्लस R3, लेकिन समांतर क्रम का था 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलो एक और है, व्हीटस्टोन सेतु। क्या? व्हीटस्टोन सेतु, उसको भी देखते हैं। क्या? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु दिया है। चलिए दोस्तों, इसमें ये दिया हुआ है, ये बिंदु ए है। क्या है? बिंदु ए। ये बिंदु बी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। 5 प्रतिरोध हैं इसमें। कितने प्रतिरोध हैं? 5 प्रतिरोध हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें व्हीटस्टोन सेतु में जब फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है? R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, ये तीन ऐसे इक्वेशन बनती है। लेकिन एक और बात है, इसमें अर्थात जो प्रतिरोध R5 है ना, वो हमेशा उसमें धारा शून्य रहती है। R प्रतिरोध 5 होता है ना, इसमें धारा शून्य बहती है। इसमें धारा शून्य बहती है। चारों प्रतिरोध में तो धारा सेम बहती है, लेकिन R5 प्रतिरोध में धारा शून्य बहती है। इससे कोई मीन नहीं होता, इसमें धारा शून्य ही बहती है। लेकिन ये फॉर्मूला व्हीटस्टोन सेतु का प्राप्त होता है। क्या? R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। मैं आशा करता हूँ मेरी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को NSCC को सब्सक्राइब नहीं किया